जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा 11 अक्टूबर 2025 जीके साइंस सोशल साइंस फर्स्ट शिफ्ट पेपर एनालिसिस। तो बिना देरी किए हुए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, संघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एससीओ का मुख्यालय बीजिंग चीन में स्थित है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जानते रहे होंगे। आगे थोड़ा सा इसका विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। तो संघाई जो है एससीओ, इस एससीओ का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है? संघाई कारपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी नाम क्या है? संघाई सहयोग संगठन। मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चीन में है। स्थापना वर्ष क्या है? स्थापना वर्ष है 15 जून 2001। आगे देखते हैं, स्थापना कहाँ हुई, इसका स्थान कहाँ है? स्थापना संघाई चीन में हुई। आधिकारिक भाषा क्या है? रूसी और चीनी, यानी कि रूसी भाषा और चीनी भाषा में इस एससीओ संगठन का मुख्य संचालन होता है। सदस्य देश कौन कौन से हैं? भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान 2023 में शामिल हुए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, विस्तृत जानकारी लेंगे हम लोग। तो आंदोलन का नाम नमक सत्याग्रह है। ये दांडी मार्च में शुरुआत हुई। आगे नेतृत्वकर्ता महात्मा गांधी। प्रारंभ तिथि क्या है? 12 मार्च 1930 को। ये स्थान कहाँ है? स्थान साबरमती आश्रम के पास अहमदाबाद गुजरात से दांडी गांव से शुरू हुआ। इसके बारे में थोड़ा और जानकारी देखते हैं। दूरी लगभग कितना था? दूरी से 390 किलोमीटर। उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाए गए नमक कर का विरोध करना। उस समय पर जो ब्रिटिश सरकार थी, उस समय पर बहुत ज्यादा नमक पर टैक्स लगाए थे। उस टैक्स को कम करने के लिए ये दांडी यात्रा शुरुआत किया गया था, नमक सत्याग्रह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका विशेष तथ्य क्या है? विशेष तथ्य थोड़ा सा देख लेते हैं कि गांधी जी ने अपने 78 साथियों के साथ यह मार्च शुरू किया था। मार्च में शुरू किया था। 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश कानून का उल्लंघन किया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मोड़ बना। देश भर में लाखों लोग इस सत्याग्रह में भाग लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, किस संस्था का मुख्यालय स्थायी नहीं होता है? तो किस संस्था का मुख्यालय स्थायी नहीं होता है? गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि NAM, नॉन नॉन एलिजेंट मूवमेंट का मुख्यालय स्थायी नहीं होता है। NAM का मुख्यालय स्थायी नहीं होता है। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी लेंगे। विस्तृत जानकारी में यह है कि संस्था का नाम गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM है। स्थापना वर्ष क्या है? 1961 है। स्थान बेलग्रेड यूगोस्लाविया में है। इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य था किसी भी शक्ति गुट अमेरिकी या सोवियत संघ ने न जुड़कर स्वतंत्र विदेश नीति अपनाना। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसका मुख्यालय के बारे में थोड़ा देख लेंगे। इसका मुख्यालय कोई स्थायी मुख्यालय नहीं होता है। इसकी अध्यक्षता हर 3 वर्ष में बदलती रहती है और जिस देश के पास अध्यक्षता होती है वही देश अस्थायी रूप से इसका संचालन करता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। डंक मारने वाले जीव किस वर्ग में आते हैं? जो डंक मारते हैं वो जीव किस वर्ग में आते हैं? तो डंक मारने वाले जीव जो हैं कीट वर्ग में आते हैं, इंसेक्टा वर्ग में आते हैं। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेंगे हम लोग। अधिकांश डंक मारने वाले जीव मधुमक्खी, भौरा, बिच्छू, ततैया आदि कीट वर्ग, इंसेक्टा और आर्कनेडिया वर्ग में पाए जाते हैं। ये डंक का उपयोग रक्षा या शिकार पकड़ने के लिए करते हैं। डंक वास्तव में इनके शरीर का परिवर्तित अंग होता है। जैसे मधुमक्खी में यह डिभनल से विकसित हुआ है। कुछ समुद्री जीव जैसे जेलीफिश भी डंक मारते हैं, लेकिन वे निडेरिया संघ में आते हैं। बहुत बढ़िया।
अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इनका वर्ग देख लेते हैं। ये वर्ग के अनुसार उदाहरण है कि इंसेक्टा वर्ग में जो है कीट वर्ग है, मधुमक्खी ततैया डंक द्वारा जहर छोड़ते हैं, और आर्कनेडिया बिच्छू वर्ग पूंछ से डंक छोड़ते हैं। और जो निडेरिया वर्ग होते हैं वो जेलीफिश टेंटेकल्स में डंक कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है बेंजीन के संपर्क में आने से कौन सा रोग होता है? बेंजीन के संपर्क में आने से हो जाता है ल्यूकीमिया रोग होता है। ये कैंसर होता है, रक्त कैंसर के रूप में खतरा बढ़ता है इससे। अगर हम बेंजीन के संपर्क में आएंगे तो हमें ल्यूकीमिया नामक बीमारी होगी और रक्त कैंसर होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। जो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6 होता है। ये रंगहीन ज्वलनशील तरल पदार्थ जिसका गंध मीठी होती है। उपयोग क्या होता है? पेट्रोलियम उद्योग, रबर, पेंट, प्लास्टिक और रासायनिक उत्पादों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ता है अल्पकालिक संपर्क से, मतलब थोड़े समय में संपर्क में आएंगे तो सिर दर्द होगा, चक्कर आएगा, उल्टी, थकान, सांस लेने में तकलीफ होगा। ठीक है, इसके बारे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ के नियम के बारे में क्वेश्चन आप पूछा गया था। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जनरेटर में विद्युत धारा की दिशा बताने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका नियम देख लेते हैं। इसका नियम क्या है? जब कोई चालक चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान होता है तो वह उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। इसका नियम थोड़ा सा और देख लेते हैं। आपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा पहला और दूसरा, पहली उंगली तीसरा, मध्यमा उंगली तीनों एक दूसरे के लंबवत हों और उंगली को दर्शाते हों। ठीक है, अंगूठा जो है चालक की गति की दिशा को मेंशन करता है, और पहली उंगली है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मैग्नेटिक फील्ड को देखती है, और मध्यमा उंगली जो है वो धारा की दिशा को बताती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों ने किस नाम से जाना? तो 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह के नाम से जाना। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं हम लोग। घटना वर्ष क्या है? घटना वर्ष है 1857 ईस्वी। स्थान क्या है? मेरठ से शुरुआत 10 मई 1857। नेतृत्व मंगल पांडे प्रारंभिक स्तर पर, और बाद में कई भारतीय शासकों ने भाग लिया। इसका मुख्य नेतृत्वकर्ता मंगल पांडे जी थे। भारतीय नाम क्या था? 1857 का संग्राम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, अंग्रेजों का नाम क्या था? वही सिपाही विद्रोह या स्पोय मुटनी। अगले क्वेश्चन अब देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा, कार का मात्रक किसके समान होता है? तो कार का मात्रक जूल होता है, और यह ऊर्जा के मात्रक के समान होता है। कार का मात्रक जूल है, समान मात्रक ऊर्जा का है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे को लचीलापन कौन प्रदान करता है? तो पौधे को लचीलापन कोलेनकाइमा कोशिकाएं लचीलापन प्रदान करती है। विस्तृत जानकारी है। कोशिका का प्रकार सहायक ऊतक, सपोर्टिंग टिश्यू। फिर मुख्य स्थान क्या है? मुख्य रूप से ये कहाँ पाया जाता है? पौधे में पत्तियों की पत्रिकाओं और निबोधित तनों में पाया जाता है। विशेषता क्या है? मोटी दीवार पर लचीली होती है, पौधे को आंशिक सहारा देती है और झुकने पर भी टूटने नहीं देती है। जलवायु और हवा के दबाव से पौधे को झुकने और लचीलापन बनाए रखने के लिए मदद करती है। अगर कोलेन कायमा ना रहता तो हवा चलता है, जैसे पेड़ पौधे हिलते हैं तो डाली अपने आप टूट जाती। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।